Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do another section of Unit 4, Block 4, MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. इसमें outcome studies के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Again, if you are seeing it is pink highlighted, that means this is important topic and it has already come in the examination. सो अगर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ आउटकम स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. आउटकम स्टडीज़ के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम जानना चाहते हैं कोई थेरेपी कितनी बेनिफिशियल थी, तो उसके ऊपर आप कैसे कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये थेरेपी इफ़ेक्टिव होती है किसी पर्टिकुलर इलनेस में या नहीं. सो टाइप्स ऑफ आउटकम स्टडीज़ में नंबर 1 है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्टडीज़. इसमें क्या करते हैं हम, क्लाइंट का कितना सेटिस्फैक्शन रहा, क्या बेनिफिट्स हुए उस काउंसलिंग में जाने के बाद. लाइक सपोज़ कोई क्लाइंट है, वो काउंसलर के पास आया, उसने कुछ थेरेपी ली. अब आप एज अ काउंसलर जानना चाहते हैं कि आपका क्लाइंट कितना सेटिस्फाइड है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्लाइंट को बोलेंगे कि एक छोटा सा क्वेश्चनर है, उसको आप कंप्लीट कर दें. और ये कब बोलेंगे, जब वो थेरेपी उसकी कंप्लीट हो जाएगी काउंसलर के पास. यानी कि आपके पास कोई थेरेपी लेने आया और उसके पूरे सेशंस कंप्लीट हो गए, अब वो ठीक हो गया है. तो चाहे ठीक नहीं भी हुआ है, अगर क्लाइंट ने सपोज़ आपसे अब डिसकंटिन्यू कर रहा है और आप उससे क्वेश्चनेयर भरवाएंगे कि आपने जो जो थेरेपीज़ यूज़ की थी. सो जो आउटकम आ रहा है उसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कहाँ कमी रह गई, क्यों ये क्लाइंट ने कंटिन्यू नहीं किया, या जिसने किया तो उसने क्यों कंटिन्यू किया. तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है. इट्स अ काइंड ऑफ रिसर्च. दैट इज़ वाई इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में इसको दिया हुआ है. तो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्टडीज़ में हम यही करते हैं, जैसी काउंसलिंग ख़त्म हुई, आपने क्वेश्चनर दिया, जो भी उसने बेनिफिट्स उसको पता चले इस काउंसलिंग से, उसने लिखा आपके क्लाइंट ने, एंड देन आपने उसको इवैल्यूएट कर दिया. ये जनरली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे सर्वे किया जाता है सामान के ऊपर, है ना, सोप्स के ऊपर, शैम्पूज़ के ऊपर, लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट इज़ रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स. रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स उनके ऊपर किया जाता है. सपोज़ बहुत सारे क्लाइंट हैं, वो सिमिलर प्रॉब्लम्स को लेकर आपके पास आए हैं, उनको मेंटल हेल्थ सबको एक जैसी ही प्रॉब्लम है, एंड अब वो आपके पास हेल्प लेने के लिए आए हैं. तो आप कुछ पहले तो इंटरव्यू, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि सेम प्रॉब्लम है, उनके ऊपर इंटरव्यू किया गया है, कुछ क्वेश्चनर दिए गए हैं जिसमें उनके स्कोर से पता चलता है कि इन सबको सेम सिमिलर प्रॉब्लम है. नाउ आप रेंडमली कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को, कुछ क्लाइंट को कुछ और तरीके से, कुछ क्लाइंट को कुछ और तरीके से, सो दैट आपको लास्ट में पता चलेगा कि कौन सा थेरेपी ज़्यादा बेनिफिशियल था. सो इसमें इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि या तो आप 2 या फिर 3 डिफरेंट थेरेपीज़ चूज़ करेंगे. तो वो जो सपोज़ आपके पास 15 लोग हैं, 15 को आपने 5-5 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, एंड आपने 3 थेरेपी चूज़ कर ली. सपोज़ डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के लिए तो एक के ऊपर आप सपोज़ सीबीटी लगा रहे हैं, एक के ऊपर एसएफबीटी लगा रहे हैं, एक में पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग लगा रहे हैं. तो तीनों ग्रुप में अलग अलग आपने थेरेपीज़ यूज़ करना शुरू कर दिया. इस तरह से आप रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में इस तरह से कर सकते हैं कि रेंडमली सिलेक्ट किया आपने जो सिमिलर प्रॉब्लम के क्लाइंट्स हैं, एंड देन उनको डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी दे दी. एक तो ये तरीका है. दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एक 2 ग्रुप में ही बांटा. सिर्फ सपोज़ 10 आपके पास पेशेंट है, उनमें उनको 5-5 के ग्रुप में बांट दिया. एक को आपने थेरेपी नहीं दी, उसको कंट्रोल ग्रुप बना लिया, और दूसरे को थेरेपी दी. ये दूसरा तरीका हो गया. तीसरा हो गया कि आपने एक को तो थेरेपी दी और दूसरे को आपने प्लेसिबो कंडीशन में रख दिया. मतलब कि आपका कोई हेल्पर जाके उनसे बात करेगा, उनको कोई इंटरवेंशन नहीं देगा, कोई थेरेपी नहीं देगा, लेकिन सिर्फ बात करेगा, सो दैट क्लाइंट को नहीं पता कि वो ऐसी बातें ही कर रहा है, कोई थेरेपी नहीं दे रहा है करके. तो एक ये तरीका है. सो इससे आपको क्लाइंट के ऊपर ये पता चल जाएगा कि आपकी थेरेपी कितनी वर्क कर रही है. सो ये क्लाइंट्स का जो एंग्जाइटी का लेवल है, ये पता चल सकता है, डिप्रेशन का, फोबिया, या फिर किसी और जिस चीज़ के लिए भी वो आया है, जिस प्रॉब्लम के लिए भी आपके पास आया है. तो थेरेपी के एंड में, फॉलोअप पीरियड के टाइम पे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. ये कहाँ पे यूज़ होती है रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल? ये यूज़ होता है कोई मेडिसिन के इफ़ेक्टिवनेस को जानने के लिए. थर्ड तरीका होता है नेचुरलिस्टिक आउटकम स्टडीज़. नेचुरलिस्टिक आउटकम स्टडीज़ सेटिस्फैक्ट्री स्टडीज़ जैसा ही है, मतलब जो फर्स्ट तरीका पड़ा था थेरेपी के एंड में करना, उसी के जैसा है. बस इसमें यही किया जाता है कि हम थेरेपी से पहले भी इनका एक क्वेश्चनेयर लेते हैं, एंड थेरेपी के बाद भी एक लेते हैं, तो 2 बारी लेते हैं.
और बहुत नेचुरल है ऑब्वियसली। जब आप एक बारी क्वेश्चन पेपर पहले दे देंगे और उनसे पूरा पूछ लेंगे एंड थेरेपी के बाद देंगे, तो आप कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि थेरेपी कितनी एफिशिएंट थी। सो इसमें आप डाटा कलेक्ट करेंगे, हर एक क्लाइंट से करेंगे, जो भी आपके पास क्लाइंट आया है सबसे करेंगे। और उसके बाद फिर वही बिफोर आफ्टर जैसे मैंने बताया क्वेश्चनर देंगे, उनको बोलेंगे कंप्लीट करो। सो इस तरह से इसको करना होता है, और इससे फिर आपको जो डाटा कलेक्ट होगा उससे आपको पता चल जाएगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है मेथड, इसमें आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो है आउटकम स्टडीज़ की, वो है क्वालिटेटिव आउटकम स्टडीज़। सो ये ओपन एंडेड इंटरव्यू होता है क्लाइंट के साथ। ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चनियर वाला स्टैटिस्टिकल मेथड हमारे पास है तो हम इसको क्यों यूज़ करेंगे, एंड कोई क्यों आपको डिटेल में इंटरव्यू देगा, अपना टाइम खराब करेगा। सो बहुत कम लेवल पे ये यूज़ होता है, बट ये भी एक तरीका है क्वालिटेटिव आउटकम स्टडीज़। तो देयर आर 4 टाइप्स। कौन कौन से हो गए? क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्टडीज़, रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, नेचुरलिस्टिक आउटकम स्टडीज़, एंड देन क्वालिटेटिव आउटकम स्टडीज़। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ टूल्स। हम क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, टूल्स के नाम मैं पहले बता देती हूँ एंड देन मैं इसके बारे में समझाऊंगी। एक होता है कोर, CORE। एक होता है आउटकम क्वेश्चनर। एक होता है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। नेक्स्ट है हॉपकिंस सिम्टम चेकलिस्ट, जिसको SCL-90 कहते हैं। MMPI, जिसे मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आउटकम स्टडीज़ के लिए। पर्सनालिटी असेसमेंट करने के में हेल्प करता है, एंड उस वो कि थेरेपी से एडजस्टमेंट, थेरेपी से पहले और थेरेपी के बाद कैसा था वो, और फॉलो अप पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यूज़ ऑफ टूल के बारे में इन्होंने क्या लिखा है? स्टैंडर्ड, ये जितने भी स्केल्स के बारे में मैंने बताया, ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड स्केल हैं। और ये थेरेपी जो है, थेरेपी देने के बाद हम इफ़ेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं कि थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस कितनी थी। तो टेस्ट स्कोर से हमें सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, आप टेस्ट स्कोर कब कब ले सकते हैं? थेरेपी से पहले भी ले सकते हैं, थेरेपी के टाइम पे भी ले सकते हैं, एंड थेरेपी के बाद भी ले सकते हैं। ए सिम्टोमेटिक रेंज के बारे में बात कर रहे हैं फॉलोइंग द ट्रीटमेंट, कि एसिम्टोमेटिक मतलब कि जब कोई सिम्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, तब तभी भी हम ले सकते हैं। तो तीन तीन बारी हम लेते हैं, बिफोर दी थेरेपी, ड्यूरिंग दी थेरेपी, एंड आफ्टर दी थेरेपी। सो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जो बारखम एंड शेपिरो थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था आउटकम ऑफ ब्रीफ थेरेपी। क्या किया, वाइट कॉलर जो वर्कर्स थे उनके डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इन्होंने थेरेपी दी। और ब्रीफ थेरेपी की बोल रहे हैं क्योंकि 3 सेशंस ही दिए थे थेरेपी में। और क्राइटेरिया यही था कि कितनी सक्सेसफुल रहेगी अगर हम ब्रीफ थेरेपी देते हैं ट्रीटमेंट में, के टाइम पे, ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के बाद क्लाइंट्स पे क्या इम्प्रूवमेंट आया। तो इन्होंने देखा कि ब्रीफ थेरेपी देने पर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन स्कोर से नीचे चला गया, मतलब कि पेशेंट ने रिकवरी शो की। और ये किस टेस्ट से इन्होंने पता किया था? इन्होंने पता किया था BDI। सो बेसिकली इन्होंने यही बताया है कि एक कोई थेरेपी का आउटकम से हमें बहुत सारी इफ़ेक्टिवनेस पता चल जाती है थेरेपी के बारे में। सो इन्होंने देखा कि पहले जो क्लाइंट्स जो ये थे, जो ब्रीफ थेरेपी जिनको दी थी, वो पहले डिस्ट्रेस थे, एंड अब वो नॉर्मल शो कर रहे हैं अपने आप को। मतलब साइकोथेरेपी जो दी गई थी उनको काउंसलिंग के दौरान, वो हेल्पफुल थी। कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है, इसमें इन्होंने ऐसे एक एग्जांपल देकर समझाया है, बट मैं ऐसे ही बता देती हूँ। कंट्रोल ग्रुप मतलब वो ग्रुप होता है जिसको हम जनरली थेरेपी नहीं देते हैं, या तो हम उसके ऊपर प्लेसिबो कंडीशन लगाते हैं, या फिर हम उसको कोई थेरेपी देते ही नहीं है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं होता कि उसको थेरेपी नहीं दी जा रही है। क्योंकि अगर उसको पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली वो मैनिपुलेट कर सकता है चीज़ें। तो कंट्रोल ग्रुप को जनरली हम विदाउट थेरेपी रखते हैं, एक्चुअल थेरेपी नहीं देते हैं, एंड उसको किसी तरह से हम कुछ और तरीके से हैंडल करते हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल देके बताया है कि कैसे कंट्रोल ग्रुप को क्या बोला जाए सो दैट एथिकली वो करेक्ट हो। तो उनको ये बोला गया कि कई क्लाइंट्स, जैसे डिप्रेशन के पेशेंट का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि डिप्रेशन के पेशेंट जो थे उनमें से कुछ को तो इन्होंने सिलेक्ट किया थेरेपी के लिए, और कुछ को जो कंट्रोल कंडीशन में रख रहे थे उनको ये बोल दिया कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं हमारे जो सडनली स्पॉन्टेनियसली ठीक हो गए हैं डिप्रेशन से। सो वो थेरेपी में कभी भी आएंगे जब वो चाहेंगे, एंड उनका टाइम टू टाइम रीवैल्यूएशन भी हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल कंडीशन में इन पेशेंट्स को रखा, और इससे ये फ़ायदा हुआ कि इनको बुरा नहीं लगा, क्लाइंट्स को धोखा वाला फीलिंग नहीं आया।
नाउ कमिंग टू ई काउंसलिंग रिसर्चेस, ई काउंसलिंग रिसर्चेस में ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन जब हम काउंसलिंग करते हैं तो वो कितनी बेनिफिशियल होती भी है या नहीं होती है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया है और अपनी अपनी स्टडीज़ का आउटकम बताया है। जैसे बैरेक एटल ने ये कंक्लूड किया था कि ऑनलाइन थेरेपी जो होती है इफ़ेक्टिव होती है एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए, और इसका लास्टिंग इफ़ेक्ट भी होता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक बंदा ठीक रहता है। और ऑन एन एवरेज अगर बोला जाए तो फेस टू फेस इंटरवेंशन में जितना इफ़ेक्टिव होता है उतना ही होता है इसमें भी, ऑनलाइन थेरेपी में भी। सो इंडिविजुअल ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप थेरेपी। ग्रुप में अगर आप थेरेपी देंगे ऑनलाइन तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, लेकिन आप इंडिविजुअल थेरेपी अगर ग्रुप ऑनलाइन देंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। ऐसे ही चैट और ईमेल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू फोरम्स या वेब कैम्स में जाके आप अपना इशू हैंडल करवाते हैं। तो मतलब क्लाइंट अगर चैट और ईमेल में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हील होता है एज़ कम्पेयर टू फोरम्स में। सो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आया। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस का क्या मतलब है कम्युनिकेशन का? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे आप एक टाइम सेट करते हैं, एक जगह से सेट करते हैं, मतलब फ़ेस टू फ़ेस है तो आपको जगह भी सेट करनी होगी। अगर ऑनलाइन है तो आपको टाइम सेट करना होगा कि इतने बजे आके काउंसलिंग ले लो और इतने मिनट का सेशन होगा। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है कि इसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं होता, कोई शेड्यूलिंग नहीं होती, कोई अपॉइंटमेंट का नहीं होता। आप कभी भी एकदम से कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। क्लोज एक्सेस वेबसाइट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है देन ओपन साइट्स। क्लोज एक्सेस वेबसाइट का मतलब होता है जहाँ पे आपको अपना आईडी बनाना पड़ता है, आईडी पासवर्ड, एंड देन आपकी पूरी स्क्रीनिंग होती है आपका, एंड पर्सनल ऑथराइजेशन होता है, मतलब आपको अपने डिटेल देने पड़ते हैं एंड तब जाके काउंसलिंग के लिए आपको काउंसलर मिलता है। वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू आप ओपन साइट में किसी से भी जाके चैट करने लगो और अपने बारे में बताना शुरू करो जहाँ पे कोई स्क्रीनिंग नहीं होती। ये सारी रिसर्चेज़ में आउटकम्स निकले हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर रैंडम इंटरनेट बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्रोग्राम्स जो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के लिए हम यूज़ करते हैं, वो भी जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमें पता चला है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ऑनलाइन जो हम देते हैं किन पेशेंट्स को, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के, ये भी स्टडी कहती है, और ये ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है लार्ज स्केल में। इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो गया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को किस तरह से हैंडल करता है, कैसे ट्रीट करता है, थेरेपिस्ट किस तरह से अपने क्लाइंट्स का फीडबैक लेता है बाई वीकली, वीकली, और किस तरह से मॉनिटर करता है, इस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च की गई थी एक, उसमें ये बताया कि ऑनलाइन इंटरवेंशंस जो डिप्रेशन के लिए किए जाते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इन्होंने 2 प्रोग्राम्स रन किए, मूड जिम एंड ब्लू पेजेस। ये मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और नॉलेज एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स डिप्रेशन के ऊपर चलाए गए थे। तो ये भी बड़े बेनिफिशियल रहे दोनों ही ग्रुप पार्टिसिपेंट्स के लिए। और जो कंट्रोल ग्रुप था वो अगेन इनको कंट्रोल ग्रुप से भी कंपेयर किया गया, कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स एंड कंट्रोल ग्रुप, मतलब डिप्रेशन के तो थे लेकिन उनके ऊपर काम नहीं किया गया। इन दोनों को जब 12 महीने के बाद फॉलोअप पे देखा गया तो पता चला कि जो डिप्रेशन के पेशेंट थे जिनको एक्चुअल में थेरेपी दी गई थी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी थेरेपी, मतलब। सो इंटरवेंशन जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का दिया गया था वो ऑनलाइन दिया जा सकता है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के लिए। सो बहुत सारे थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट्स जो हैं वो ऑनलाइन थेरेपी को बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं, एंड वो विलिंग भी हैं इसके लिए। तो बहुत सारे क्लाइंट भी विलिंग है ऑनलाइन के लिए, एंड थेरेपिस्ट भी विलिंग है ऑनलाइन थेरेपी देने के लिए। सो टेली कम्युनिकेशन जो मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग के बारे में बात करें, एक और स्टडी हुई जहाँ पे मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग के बारे में जब स्टडी की गई तो ऐसा टेली कम्युनिकेशन को यूज़ करना है इसमें, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सी अभी क्या होता है, और एसिंक्रोनस नेचर ऑफ ईमेल जो है वो भी वो क्या करता है,
एक और स्टडी जो हुई, जो किंग एटेल ने की थी, उन्होंने ये बोला कि एसिंक्रोनस नेचर जो होता है ईमेल का, एसिंक्रोनस मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता। आप कभी भी, ऑब्वियसली कोई किसी ने आपको ईमेल भेजा, आपकी मर्जी, आप कभी भी उसको रिप्लाई करो, तो दैट इज़ एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस नेचर जो होता है ईमेल का, उससे क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स को मेल पढ़ने का टाइम मिलता है एंड अपने टाइम से रेस्पॉन्ड करने का टाइम मिलता है, जिस तरह जब भी उनको मौका हो। सो अपने रेस्पॉन्स को वो डिले भी कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन के कंटेंट को देखते हुए वो आराम से जवाब दे सकते हैं। सो मेन चैलेंज जो फैमिली थेरेपी या काउंसलिंग में आता है, वो ये है कि जब हम थेरेपी देते हैं, फैमिली थेरेपी देते हैं, तो नॉन वर्बल क्यूज़ जो हैं वो नहीं मिल पाते। मतलब बॉडी लैंग्वेज और तरह का बिहेवियर, उठना बैठना, वो नहीं पता चलता, क्योंकि वो आपको सिर्फ उनकी या तो आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर आप सिर्फ उनके फेस देख पा रहे हो। सो हमें बहुत सारे इंटरेक्शन के तरीके नहीं पता चलते। एंड इम्पल्सिव हॉस्टाइल नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं, वो भी उनको भी ना कूलिंग ऑफ का टाइम मिल जाता है। अगर ईमेल के थ्रू है तो वो अपना गुस्सा ऑब्वियसली मेल पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब आपके सामने फैमिली काउंसलिंग चल रही होती है तो इंस्टेंट रिएक्शंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको आराम से पता चल जाती है। सो दैट इज़ वाई जो ईमेल है उसका, ईमेल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, अगेन उसमें जब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली परमानेंसी की वजह से भी लोग जनरली उसमें कुछ शो नहीं करते हैं। सो लॉस, जब टेली कम्युनिकेशन के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का पता नहीं चलता, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है हमारे से। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के टाइम पे भी यही सेम चीज़ देखने को मिलती है। सो अगेन ट्रस्ट इश्यूज़ का भी होता है कि आप कितना ट्रस्ट करोगे टेली कम्युनिकेशन वाली साइट पे, एंड कितना कोई खुल के आपको बता पाएगा। सो इंटरपर्सनल डायनामिक्स के बारे में बात करें, अगर वो डिस्ट्रक्टिव है, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस मारपीट भी हो जाती है कपल्स में, जब ये फैमिली थेरेपी की बात कर रही हूँ मैं अभी तक, तो इसमें कभी कभी कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा होता है, वायलेंस तक पहुंच जाती है बात, और इम्प्रिजनमेंट की भी बात आ जाती है। तो अगर एक जना जेल में है एंड दूसरा बाहर है और उनके बीच में आपको कुछ रिजोल्यूशन करवाना है, तो आप कैसे करवाओगे? तब तो आपको ऑनलाइन लेना ही पड़ेगा, है ना? सो वो इन केसेस में तो आप सर्टेनली दिस इज़ अप्रोप्रिएट। सो क्लाइंट के में स्पेस बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, जब इस तरह की सिचुएशन की बात आती है, या फिर डिस्ट्रेसिंग मोमेंट्स होते हैं या इमोशनल मोमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तब उनको स्पेस की ज़रूरत होती है। अगेन एक स्टडी ये भी कहती है कि जो कंप्यूटर लिटरेसी है, अगर वो नहीं है तो भी क्लाइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या फिर और तरह के ऑनलाइन हेल्प के लिए नहीं आ पाता है। सो और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है, उसकी एबिलिटी जो होती है इनसे फ़ायदा उठाने की, वो नहीं उठा पाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है ये यूज़फुल है तभी जब आप जोग्राफिकली सेपरेटेड एरिया में हो, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो जोग्राफिकली सेपरेटेड एरिया में है, एंड देन जो थेरेपिस्ट है वो कहीं और सेटल्ड है, या फिर फैमिली मेम्बर्स ही अलग अलग है, सेपरेटेड हैं, अलग अलग स्टेट्स पे रह रहे हैं, तभी भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग बड़ी हेल्पफुल होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशंस बहुत अच्छे से लोग अप्रिशिएट करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैं वही बता रही हूँ। बहुत सारी स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि ट्रेनिंग की भी ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है थेरेपी में, उसके लिए काउंसलर्स को भी अच्छे से ये चीज़ यूज़ करना आना चाहिए। इंटरनेट का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि सेफ्टी, है ना? ऐसी लेडी जो वायलेंस का शिकार है, जो जिसका पार्टनर उसको अब्यूज़ करता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, उस लेडी को ऑब्वियसली डर होगा कि कहीं अगर वो ऑनलाइन काउंसलिंग लेती है, और अगर जो परपेचुएटर है या परपेट्रेटर है, सॉरी, परपेट्रेटर मतलब जो उसको हार्म कर रहा है बंदा, अगर वो है, उसको पता चल जाता है कि इसने ऑनलाइन थेरेपी लेने की कोशिश करी है या कहीं से हेल्प मांगी है वायलेंस के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली वो तो डेंजर में आ जाएगी। तो जो सेफ्टी प्रोसीजर है
वो जगह पे होना बहुत ज़रूरी है जब जब इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट के पोटेंशियल्स तो हैं, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक इन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ये दिया है। इंटरनेट का को एनोनिम एक और चीज़ है, इसमें बेनिफिट एक और चीज़ है। हाँ, स्टडीज़ यही कहती हैं कि अगर कोई एनोनिमस इन हेल्प लेना चाहता है, तो वो ले सकता है, अपने प्राइवेट वे से ले सकता है, घर के कंफर्ट में ले सकता है। जो प्रॉब्लम कहाँ किन लोगों को आ सकती है ऑनलाइन थेरेपी लेने में, ऐसे लोगों को आ सकती है जो रिफ्यूजीज़ हैं, कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स पीपल हैं, या जिनको इंटरनेट का कोई एक्सेस नहीं है, वो लोग ये थेरेपी ले सकते हैं। और कौन-कौन से लोग हैं जिनको इशू आ सकता है? ऐसे लोग जो लैंग्वेज लिटरेसी नहीं है, रिटन लैंग्वेज लिटरेसी नहीं है, या कंप्यूटर लिटरेसी इश्यूज़ हैं उनको, कंप्यूटर पढ़ना नहीं आता, कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, लैंग्वेज नहीं समझते, लिख भी नहीं सकते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए इंटरनेट इशू बन जाता है। इंटरनेट का कोई बेनिफिट उनको नहीं होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग का बेनिफिट नहीं हो पाता है। जो ऑनलाइन एनवायरनमेंट से फ़ैमिलियर हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑनलाइन काउंसलिंग लेंगे। इवन इन्होंने बताया कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन विद अ थेरेपिस्ट वुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ। लोगों की मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है अगर थेरेपिस्ट से कम्युनिकेट वो कर पाते हैं। थेरेपिटिक अलायंस जो होता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब भी ई थेरेपी की बात आती है, तो ये ध्यान रखना है कि थेरेपिटिक अलायंस मतलब क्लाइंट एंड काउंसलर के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ये। वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, एंड ऑनलाइन थेरेपी जो है वो सही से कांटेक्ट करा देती है, तो वो उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी फ़ेस टू फ़ेस है, इवन उससे भी बेटर हो सकती है। अ, और थेरेपिस्ट का अच्छे से कांटेक्ट हो सकता है अपने क्लाइंट से। इवन जो क्लाइंट है वो भी कंटिन्यू करेगा सेशंस एज़ कम्पेयर टू फेस में, क्योंकि होता क्या है, फ़ेस टू फ़ेस में उसको आने जाने का खर्चा भी उठाना है, तो वो जनरली अवॉइड करता है, सोचता है छोड़ो फालतू का खर्चा आ जाएगा, अब काउंसलर को भी दो, ऊपर से फिर आने जाने के लिए भी दो। सो दैट इज़ वाई वो अवॉइड कर सकता है। फ़ेस टू फ़ेस अगर नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन थेरेपी है, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो फ़ेस टू फ़ेस मिलना नहीं चाहते किसी से, जैसे कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी होते हैं। अवॉइडेंट पर्सनैलिटीज़ लोगों से मिलना नहीं चाहते, अपने रिलेशनशिप ज़्यादा पास में पसंद नहीं करते लोगों को। एक और स्टडी ये भी कहती है कि जब लॉस ऑफ नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन होती है, ऑल बिकॉज़ ये ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, अपने घर के कंफर्ट से हो रही हैं। वैसे तो पार्टिसिपेंट यही फील करता है कि चलो अपने घर पे ही बैठ के कंफर्टेबली हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बहुत सारी नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। बट अगेन फिर भी क्लाइंट प्रेफर यही करते हैं कि वो घर से ही काउंसलिंग ले मोस्ट ऑफ द टाइम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम पे कंफर्ट रहता है। फैमिली पैटर्न कैसा है, फैमिली में इंटरेक्शन कैसा है, वो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देख सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सोर्सेस से हमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लास्ट पैराग्राफ ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़, इसमें ई थेरेपी के बारे में बताया है कि स्वाइन बर्न जो है, एक जगह है स्वाइन बर्न, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस जगह, दिस प्लेस। ई थेरेपी जो है, ये एक यूनिट है जो स्वाइन बर्न में है। ये इसमें मैंडेटरी है यहाँ पे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने पड़ेंगे क्लाइंट को, एंड जनरल प्रैक्टिशनर के भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे। जो काउंसलर्स हैं, वो क्लाइंट के कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन रखेगा, उसका ईमेल एड्रेस भी रखेगा, एंड काउंसलर का नेम जो है वो किस जोग्राफिकल एरिया में है ये, और इमरजेंसी के टाइम पे वो क्या अवेलेबल होगा, ये सारी चीज़ें भी उस वहाँ पे मेंशन्ड है ई थेरेपी यूनिट में। ऐसा इन्होंने बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है, ये जैसे मैंने बताया कि ट्रैवल कॉस्ट कम होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, तो जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और प्रैक्टिशनर को भी फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि अगर सपोज़ प्रैक्टिशनर को ही जाना है काउंसलिंग लेने किसी के घर में, तो उसका ये ओवरहेड चार्जेस होता है ट्रैवलिंग का जो लग जाता है, सो वो रिड्यूस हो जाता है।
सो दोनों केसेस में क्लाइंट अगर काउंसलर के पास आ रहा है या काउंसलर क्लाइंट के पास जा रहा है, ट्रैवलिंग किसी को तो करना ही पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। सो जो थेरेपिस्ट है वो पोटेंशियली ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व हेल्प कर सकता है डेली बेसिस पे, एंड ओवरऑल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, एंड वेटिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाता है टेक्निकली, क्योंकि एक तरह से आपका पता होता है कि कितने बजे क्लाइंट आएगा। एंड ऑनलाइन में ये है कि वो इमीडिएटली ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन अगर ऑफलाइन है तो कभी ट्रैवलिंग में लेट हो गए, जैम लग गया, तो उसमें भी टाइम बहुत लैप्स हो जाता है। तो थेरेपिस्ट का भी टाइम बचता है एंड क्लाइंट का भी टाइम बचता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा इस सब्जेक्ट का और इस यूनिट का, वो एथिकल इश्यूज ऑफ काउंसलिंग रिसर्च, वो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया कराया जाएगा। Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Bye bye.